चलें जी। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वो सारा हमारा हो गया था। फॉरेन करेंसी की आइडेंटिफिकेशन ये भी देखा था। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किन पे अप्लाई होंगी, वो हम देखेंगे। तो ख़ास तौर पर जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं बेसिकली, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिजनेस में, वो दो तरह की हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग ऑन। एक है हमारे पास सेटल्ड ट्रांजैक्शन, और दूसरी हमारे पास अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन जो है वो है। इनके बारे में हमने कल डिस्कशन जो है वो कर ली थी कि हमारी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और हमारी अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं क्या होती हैं। अब उसके बाद जो है वो हम चलते हैं सेकंड टाइप्स के ऊपर कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं इनको हमने क्या किया है, इनको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक वो जो हो रही हैं हमारी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी आइटम्स के लिए, और दूसरी वो है जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं किन के लिए, नॉन मॉनिटरी आइटम्स के लिए कर रहे हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये ट्रांजैक्शंस भी हमारी तरह जो होंगी वो दो तरह की होंगी। मॉनिटरी आइटम्स के लिए होंगी और किन के लिए होंगी, नॉन मॉनिटरी आइटम्स के लिए जो है वो हो रही होंगी। हमने देखना है कि किस तरह से हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। अभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हैं क्या होती हैं, उसको भी हम देखते हैं। अगर हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स में डील कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें होंगी कि अगर हमारी कोई इनिशियल रिकग्निशन है, अगर हम इनिशियली एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो किसके ऊपर होंगे। तो रिमेंबर यहाँ पे हम रिपोर्ट यूज़ करेंगे स्पॉट रेट। इस पर लिखेंगे हम स्पॉट रेट के ऊपर जो हिस्टोरिकल रेट होता है। लेकिन अगर एट द ईयर एंड है, अगर हमारे पास ईयर एंड आ गया, तो रिमेंबर नॉन मॉनेटरी आइटम को हम कोई किसी किस्म की रीट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो कोई रीट्रांसलेशन नहीं होगी। ये चीज़ हमने याद रखनी है। ये हमारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स के बारे में है। किसके बारे में है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स के बारे में है। और ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसकी होती है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास है थोड़ा इधर, उनको क्वेश्चन देनी। उसके बाद हमारे पास जो आती हैं मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें आएंगी। क्या? नंबर वन हम देखेंगे इनिशियल रिकग्निशन। जब हम इनको डील कर रहे हैं तब हम किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो रिमेंबर हम इनको स्पॉट रेट के ऊपर ही लेके चलेंगे कि भाई ये हमारा स्पॉट रेट है, हम इसको उसके ऊपर ही क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर नंबर टू, अगर हमारा ईयर एंड आ गया और अगर अभी हमारी ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुई, अगर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे इसके ऊपर, क्लोजिंग रेट के ऊपर। और जो भी हमारा गेन या लॉस होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। और नंबर थ्री था हमारे पास, जब हमारी क्या होती है, जब हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल्ड हो जाती है।
क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। तो जिस रेट के ऊपर वो होगी, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, इसको रीट्रांसलेट करेंगे, और इसका गेन या इसका लॉस जो है वो भी किसका पार्ट बनेगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। तो ये इस पूरे स्टैंडर्ड की समरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ये देखो, ये इस एग्जांपल को देखो, हमने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा था लेकिन आप लोग कर चुके हुए। जब इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई थी, हमने जब इसको रिकॉर्ड किया था, तो हम किसके ऊपर आए थे, स्पॉट रेट के ऊपर आए थे। जब ईयर एंड आया, तो हम किसके ऊपर गए थे, क्लोजिंग रेट के ऊपर गए थे, हम उसे क्लोजिंग रेट पे ले गए। और जो गेन या लॉस था वो हमने किसका पार्ट बनाया, हमने अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया। और जब हमने ट्रांजैक्शन सेटल की, जब हमने पेमेंट की, उस डेट के ऊपर जो रेट था उसके हिसाब से ही हमने पे किया, और जो गेन या लॉस हुआ था उसको हमने इसका पार्ट बनाया था। तो ये जो रीट्रांसलेशन है, कि मतलब उस दिन हमने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का इम्पैक्ट जो है वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है। इज दैट क्लियर? अब आप जरा इसको जल्दी नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे अब इनको वन बाय वन तफसील में डिस्कस करूंगा कि मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम्स का क्या मतलब है, उसको हम डिस्कस आउट करते हैं। ईयर एंड क्या होता है, आई गेस अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी जनाब। जल्दी कर लिख लें। ये जो नीचे लिखे ना, ये पूरे हमारे इस स्टैंडर्ड की क्रक्स है। यू कैन से इट इज अ समरी ऑफ दैट ट्रांजेक्शन स्टैंडर्ड जो हम डिस्कस आउट कर रहे हैं। हाँ जी। आप नोट कर लें, अजान हो रही है, अजान कंटिन्यू होती है, कंक्लूड होती है, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ यहाँ से, फिर हम इसके आगे मजीद एग्जाम्पल्स डिस्कस करें।
चलिए जी, अब आगे देखते हैं और देखते हैं कि मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स में डिफरेंस क्या है, लाइक हम किस तरह से जो है वो इसको लेकर चल रहे होते हैं। अगर हम देखें ना नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्या आती हैं, हम अगर पीपीई वगैरह जो है वो खरीद रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स हो गए, इंटैंजिबल्स वगैरह हो गए, ये सारे इसका हमारा पार्ट बन रहे होते हैं। आपने लीज पे एसेट लिए हैं वो आ गया, इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इन्वेंट्रीज हैं, आपने गुड्स के लिए पेमेंट्स की हैं, प्री पेमेंट्स की हैं, ये सारी यहाँ पे क्या जाती हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स आती हैं। और ये हम बात कर रहे हैं नॉन मॉनेटरी एसेट्स के। क्या कह रहे हैं, किसकी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है नॉन मॉनेटरी एसेट्स की। सर इसमें से ना एक और चीज़ होती है, जब हम नॉन मॉनेटरी एसेट्स की बात करते हैं, आपको पता है कि पीपीई जो है हम दो मॉडल पर रिकॉर्ड करते हैं। एक होती है कॉस्ट मॉडल के ऊपर और दूसरी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं, हम कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड करते हैं और हम फेयर वैल्यू मॉडल पर रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम इनको सब्सिक्वेंट इन मॉडल पर भी रिकॉर्ड करते हैं। और मॉनेटरी आइटम्स क्या है हमारी, जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट हो गए, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज वगैरह हो गई, वो इसमें आ रही होगी। आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लोन रिसीवेबल्स है, ग्रेचुटी है, कैश इन हैंड है, लीज लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये सारा कुछ जो है आपका आ रहा होता है। ये एसेट्स की बात हुई है। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी क्या होगी कि आप पहले से ही कस्टमर से एडवांस ले चुके हैं, अभी आपने काम करके देना है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ये इसमें आती है, प्रोविजंस हो गई, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गई, ये आपकी नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज है। अगर मॉनेटरी लाइबिलिटीज की बात करें, रिफंड आपने क्रिएट किया हुआ है, आपकी लीज लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, करंट टैक्स लाइबिलिटी है, लोन है, ट्रेड पेबल है, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इक्विटी आइटम्स होती हैं, जिसमें शेयर हो गया, कैपिटल रिजर्व वगैरह हो गए, इनको हम क्या ट्रीट करते हैं, इनको हम नॉन मॉनेटरी आइटम के तौर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब समझ आइए आप लोगों को? अब समझ आइए आप लोगों को? सर ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, जो आपने लाइबिलिटी बनाई हुई है इसकी बात हो रही है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉन मॉनेटरी ग्रांट ब्रो। अब जरा आप देखिए, अब हम वापस इस पे आते हैं। देखिए ये जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, समझ लगी कौन सी, ये वाली नॉन मॉनेटरी आइटम्स, जब हम इन्हें खरीदेंगे, जब हम इनको लेके आए हैं, तो इनकी इनिशियल रिकग्निशन किसके ऊपर होंगी, स्पॉट रेट के ऊपर होंगी। किसके ऊपर होंगी, स्पॉट रेट के ऊपर होगी। और ईयर एंड के ऊपर हम इनकी कोई रीट्रांसलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब समझ लगी आप लोगों को? मॉनेटरी मीन दैट इज इन कैश। और ये हम अभी अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी क्लियर है? आगे चलो, आगे जान दो, आगे जान दो, आगे जान दो। ये देखें, आप जैसे मुझे आगे बढ़ने देंगे ना, तो आपके तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आगे पड़े हुए हैं। हर चीज़ जो आप पूछ रहे हैं, सारा कुछ जो है वो हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। क्या अब ट्रांसलेशन अभी समझ लग गई आपको कि भाई हमने उनको रेट्स पे लेके चलना है। तो जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे, इनिशियल ट्रांजैक्शन जब हम लेके जाए हैं, चाहे मॉनेटरी है चाहे नॉन मॉनेटरी है, हम उसको किसके ऊपर लेके चल रहे हैं, स्पॉट रेट के ऊपर जो है वो लेके चल रहे हैं। इसके ऊपर लेके चल रहे हैं, स्पॉट रेट के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। हम एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा रेट जो है
वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली हम किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे? स्पॉट रेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो मॉनेटरी है चाहे वो नॉन मॉनेटरी है। इनिशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो है वो किसके ऊपर होगी? हमारी स्पॉट रेट के ऊपर होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सवाल है? तो करें सॉल्व। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, मुझे बताना है आप लोगों ने। आई गेस इट इज़ ईजी फॉर यू, हम लोग कर सकते हैं। आप ज़रा बताएं मुझे। शाबाश। आ जाए, आ जाए, जल्दी जल्दी करें। बताएं। ओपन योर नोटबुक, सॉल्व ऑन योर नोटबुक, सेंड इन द ग्रुप। जल्दी करें, फिर मैं देखता हूँ किसका सही हुआ है किसका गलत हुआ है। जल्दी करें, जल्दी करें, मुझे करके भेजें। जल्दी करें, जल्दी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। आई बिलीव आप कर लेंगे। सही होना चाहिए। मैं सवाल देता हूँ, बच्चे क्लास लीव कर जाते हैं, फिर बाद में दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। वो सवाल हो गया, अब हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। वाह, क्या काम है बच्चों के। मार्च के दिन बनेगी। सवाल बड़ा क्लियर है।
अबरार कहा आ गया। भाई इसको लिख के ग्रुप में भेज देते। एक और बच्चे का आ गया। पिक्चर ओपन हो रही। तो गलत है। अगर आप एआई से एंट्रीज बनवाए मुझे क्या, आई कैप भी आपको एआई पे रख के फेल करेगा। डोंट वरी। बिलाल की भी गलत है। हाँ तो निचली मैं, निचली तो गलत ही होगी। मार्च की करनी भी नहीं है। इसने क्या वर्ड लिखा हुआ है ये वाला। ये दो डेट्स हैं तो वाई देयर इज अ कंफ्यूजन ईयर एंड दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन। जैद की भी गलत थी। चलें जी, अब हम इसको देखते हैं। कहते हैं जी जर्नल एंट्रीज हमने देखनी है अबव ट्रांजैक्शन की ऑन अबव टू डेट्स। दो डेट्स है उस पे हमने इसको जो है वो क्या करना है यहाँ पर देखना है, लिखना है। कहते हैं एक पाकिस्तानी कंपनी विद रुपी एज इट्स फंक्शनल करेंसी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर उसका ईयर एंड है। इट बायज गुड्स फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन सप्लायर विद ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज इट्स फंक्शनल करेंसी। आप सामान खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलियन सप्लायर से, उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और 1 दिसंबर 2016 इनवाइस ARP $10,000। इट ऑल्सो बायस अगेन फ्रॉम द सेम सप्लायर ऑन 10 दिसंबर इनवाइस इन $7,000। द ऑस्ट्रेलियन सप्लायर विल इवेंचुअली पेड इन मार्च 2017। एक्सचेंज रेट्स जो हैं उसने हमें गिवन किए हैं, हमने इनकी एंट्री पास करनी है। अब हमने परचेजेस किए हैं तो 1 दिसंबर 2006 को हमने क्या करनी है, हमने परचेजेस की हैं। परचेजेस अकाउंट हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। हमने कितनी परचेज की थी, हमारा रेट था 110 का।
और इक्कीस दिसंबर को इनवाइस हमने भेजी, 10,000 की इनवाइस में ली है। इसका मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने परचेजेस की हैं 11 लाख रुपए की। और चूंकि अभी ये हमारा सेटल नहीं हुआ, ये अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे पास आ जाएगा मेरा ट्रेड पेएबल कितने का आ जाएगा, 1.1 मिलियन का आ जाएगा। एक एंट्री हो गई। दोबारा हमने फिर जो है वो परचेजेस की। हमारी परचेज जो हैं वो हुई हैं 112 के हिसाब से। जब हमें इनवॉइस आई तो हमने $7,000 की परचेजेस की हैं। कितना बनेगा, 784। 784 से हमारी परचेजेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी और हमारा ट्रेड पेएबल जो है वो 7,84,000 से क्रेडिट हो जाएगा। सर ये दो एंट्री हैं और दोनों हमने उन दिनों के स्पॉट रेट्स पे लिखनी है, बिकॉज ये हमारी इनिशियल रिकग्निशन है। उसने हमें अगर ईयर एंड कहा होता तो मैं क्या करता, ईयर एंड के ऊपर इनको रीट्रांसलेट करता, और अगर जिस दिन सेटलमेंट हुई होती तब भी रीट्रांसलेट करता, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनका गेन है या जो भी इनका लॉस है वो लिखता। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जब खरीदा है उसने हमें सिर्फ कहा था इस दिन की एंट्री मुझे पास करके दे दो। इज दैट क्लियर? अब ये टेबल जो है ना, ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ये है हमारे पास टेबल सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमने सब्सिक्वेंटली वो जो हम बात कर रहे हैं रीट्रांसलेशन की, वो हमने किस तरह से करनी है। जो हमारी सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग है उसके लिए ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा अहम है, वो हमने देखना है। एंड दैट इज़ द समरी, दैट इज़ द समरी। ठीक है, पहले है मॉनिटरी आइटम्स जो सेटल्ड हैं, वो किसके ऊपर होगी रीट्रांसलेट, एक्सचेंज रेट के ऊपर, जब आप डेट ऑफ रिसीट है जब पेमेंट कर रहे हैं वो, और जो गेन होगा वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। अगर मॉनेटरी आइटम्स अनसेटल्ड है तो ईयर एंड के ऊपर जो क्लोजिंग रेट होगा वहां पे हम क्या करेंगे, जाके लेके जाएंगे, या जब उनकी सेटलमेंट होगी तो सेटलमेंट हम इसके ऊपर कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर कॉस्ट के ऊपर है तो उसके ऊपर रीट्रांसलेशन नहीं लगेंगी। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स फेयर वैल्यू के ऊपर हैं फिर उसके ऊपर हम जो है एक्सचेंज रेट की रीट्रांसलेशन करेंगे। और गेन या लॉस यहाँ तो हम ओसीआई का पार्ट बनाएंगे या हम किसका पार्ट बनाएंगे, अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसका पार्ट जो है वो हम बना के आ रहे होंगे। अब ये टेबल जो है ना, ये टेबल हमने इस टेबल को लिखना है, हमने इस टेबल को देखना है, हमने इस टेबल को सीखना है कि क्या है और कैसे है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। ये टेबल अगर हमें आ गया हमारा स्टैंडर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स बाय की $10,000 की। ठीक है, हमने गुड्स बाय की हैं $10,000 की, और हमारी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है और जो हमारी फंक्शनल करेंसी है वो दोनों क्या है, पीकेआर है। गुड्स बाय की मैंने सितंबर में, ठीक है, और ईयर एंड जब आया तो मेरा रेट जो है डॉलर का वो हो गया चेंज, वो हो गया तब्दील। अब मुझे बताएं, अगर ये मेरा पेएबल है तो मैंने तो इसको अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया होगा,
अगर मैं इस लाइबिलिटी को ओल्ड रेट के ऊपर ही लिख के अपने फाइनेंशियल्स को भेज दूं, क्या वो ठीक होगा? वो ठीक होगा, बताएं। पता क्या होगा, जब आप, अगर आप ये काम कर भी देंगे, आपने अपने फाइनेंशियल्स बना दिए और आप सुकून से बैठे हुए हैं, आपकी कंपनी में आ जाएगा ऑडिटर। ऑडिटर जो ऑडिटर जो है, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा होगा, जब आपका ऑडिट हो रहा होगा, ये क्या यार, ये आपका एक पेएबल आ रहा है, आप कहेंगे जी हाँ जी पेएबल आ रहा है। कहेंगे जी ये पेएबल तो है, तो ये तो कोई यूएस कंपनी है। आप कहेंगे हाँ जी हमने यूएस कंपनी को पे करना है। वो कहेगा ओके। कहेगा मैंने अभी देखा आपने तो इसको लिया था यकम सितंबर 2025 को, आपने $20,000 की गुड्स जो है वो खरीदी थी। आपने कहा हाँ जी। आपने सुकून से क्या किया, आपने $20,000 को 278 से मल्टीप्लाई करके अपना पेएबल रिकॉर्ड करके लिखा होगा कितने से? जरा बताएं क्या जवाब आते हैं? क्या जवाब आते हैं? बताएं क्या जवाब आते हैं? 5560000। इससे चूंकि आपका पेएबल है, आपने इसके ऊपर उसको इनिशियली जो है वो क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। वो आपसे पूछेगा यार ये तो तुमने किस रेट पे रिकॉर्ड किया है? आप कह देंगे सर इस सितंबर को ये रेट था, तो आप कहेंगे हाँ ये तो था हमारा स्पॉट रेट, ये तो था हमारा स्पॉट रेट। आपने क्या किया था, इसको स्पॉट रेट के ऊपर ही रिकॉर्ड किया था, ये बिल्कुल ठीक था। यही प्रिंसिपल है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि चाहे मॉनेटरी आइटम है चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम है, इनिशियल रिकॉग्निशन हमारी किसके ऊपर होनी है? हमेशा स्पॉट रेट के ऊपर होनी है। ऐसे ही पढ़ के आए हैं। इसका मतलब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही लिखा, ऑडिटर ने आपने पूछा, आपने उसको जवाब दे दिया, कहानी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है ना। उसने इसी लाइबिलिटी को पकड़ा, उसने कहा यार 31 दिसंबर को कितने की आपने लिखी है? आपने कहा ले, जब हमारी लाइबिलिटी यही थी, हमने इतना ही पे करना था, आपने इतने की ही लिख दी है। उसने कहा भाई क्या कर रहे हो, पागल हो? उसने कहा कि भाई ये देखो मैंने गूगल किया, उस दिन जो है वो हमारा स्पॉट रेट जो उस ईयर एंड था 31 दिसंबर को, डॉलर था 312 रुपए का। डॉलर क्या था? 312 रुपए का। तो अगर 312 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, जरा बताएं। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 624000। भाई वो कहता है कि तुमने यहाँ लिखना था, तुमने तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताओ क्या ये ट्रू एंड फेयर है? पहली बात, अगर आप नहीं करते क्या ट्रू एंड फेयर है? द आंसर इज नो। दूसरी बात, क्या ये प्रूडेंस का कंसेप्ट होल्ड कर रहे हैं? द आंसर इज नो। प्रूडेंस कहता है आपकी लाइबिलिटी अंडरस्टेड ही नहीं होनी चाहिए। आपकी तो लाइबिलिटी साफ अंडरस्टेडेड है। आपने पे करने $20,000। जब आपको $20,000 पे करना पड़ गया, तो आपके अकाउंट से 55,60,000 नहीं जाने, आपके अकाउंट से 62 लाख जाना है। आपने तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं लिखा ही नहीं है। क्या कहेगा भाई, जाओ इसको रिवाइज करके आओ। इसका मतलब हमें क्या करनी है, हमें ये रीट्रांसलेशन जो है वो करके देनी पड़ेगी। इट इज एविडेंट कि हमें क्या करना है, इसको लेकर चलना है। इज दैट क्लियर? समझ लगी कुछ? अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हम चार सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। हम चार सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मॉनेटरी आइटम्स को। इसको लेते हैं हम, मॉनेटरी आइटम्स को लेके चलते हैं। और मॉनेटरी आइटम्स में हम बात करते हैं जो हमारे सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कौन से? सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे आपने
बात करते हैं सेटल कॉन्ट्रैक्ट की। हमारे पास कैश रिसीव्ड इसमें आ सकता है कि पैसे हमें मिल गए हैं, या हमारे पास इसमें आ सकता है लोन जो है वो आपका रीपेड आपने कर दिया हुआ है आपका ये था, या जो भी आपके पेएबल्स से वो आपके पेएबल्स जो हैं वो भी क्या कर दिए आपने, क्लियर कर दिए, अब कोई लाइबिलिटी वगैरह नहीं है। ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके सेटल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेटल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। इसमें याद रखना, नंबर वन, इनिशियल रिकॉग्निशन जब होगी, जब आप इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो तो होगी आपकी हमेशा किसके ऊपर, जो आपका स्पॉट रेट है उसके ऊपर आप इसे क्या करेंगे, इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। और 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 रिमेंबर, जब आपकी सेटलमेंट डेट है, जब आपकी सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट का मतलब क्या है, इनके इनके कॉन्टेक्स्ट में डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड या पेड वट जो भी है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्सचेंज रेट ऑन दैट डे। इसका मतलब जो क्लोजिंग रेट होगा हम उसके ऊपर इसे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें रिमेंबर रिमेंबर रिजल्ट में हमने क्या देखना है कि जो हमारा आएगा डिफरेंस, जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उसे गेन कह देंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर नेगेटिव हुआ हम इसे लॉस कह देंगे, ये क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज दे आर रियल गेन्स, ये हमारे रियलाइज्ड गेन्स या लॉसेस जो है वो बन रहे होते हैं। दोस्तों समझ आई इस चीज़ की? ये सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये सेटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग डेट पे ये कोई पेएबल रिसीवेबल कुछ नहीं पड़ा हुआ। हाँ भी क्लियर है ये? जाहिर सी बात है सेटलमेंट डेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, ये सेटलमेंट डेट पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर बी। हमारे पास हैं मॉनेटरी आइटम्स और ये है जी अनसेटल्ड, मतलब है जी अनसेटल्ड एट रिपोर्टिंग डेट। मतलब जब हमारा ईयर एंड आएगा, जब हमारा ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे अभी तक हमारा पेएबल और रिसीवेबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या है हमारा, हमारा ईयर एंड के ऊपर ट्रेड पेएबल आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल जो है या लोन वगैरह जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमने क्या करना है, ये हमसे हमें बता दिया। ठीक है जी। अब इसके लिए भी याद रखना, नंबर वन, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इस तरह के, जब इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी तो हम इनको किसके ऊपर करेंगे, हम इनको स्पॉट रेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा असूल है, ये हमारा क्या है, स्पॉट रेट के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है हमारे पास नंबर टू, दैट इज रिपोर्टिंग डेट। नंबर टू क्या है हमारे पास, रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट नॉर्मली क्या होता है, हमारा ईयर एंड होता है जिसके ऊपर हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। अगर ये आ गया और स्टिल पेएबल है तो हम क्या करेंगे, इनको रीट्रांसलेट करेंगे, हम इसको नए रेट के मुताबिक लिखेंगे। और ये रेट कौन सा होगा, रीट्रांसलेट एट रेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट। जिस दिन आप रिपोर्टिंग डेट कर रहे हैं, मतलब जो आपका ईयर एंड है, उस दिन जो रेट होगा उस पर हम लिखेंगे। और रिमेंबर, जो भी हमारे पास गेन होगा
या लॉस होगा, किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद नंबर 3 पे ऊपर ये होगा सेटलमेंट डेट। क्या होगी हमारे पास? सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट होगी आफ्टर ईयर एंड। ईयर एंड हो गया तब सेटलमेंट हो रही है, मतलब हम किसकी कर रहे हैं? हम इसको सेटल कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, अगले साल। तो सेटलमेंट डेट पर जब हम पेमेंट कर रहे होंगे, हम तब भी क्या करेंगे? हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे। रीट्रांसलेट होगी एट रेट, उस दिन का जो रेट होगा। और रिमेंबर, जो भी गेन, जो भी लॉस होगा, किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेटलमेंट के हैं, ये हमारे सेम है। सेटलमेंट डेट के ऊपर ये है। तो ये आपने याद रखना है। एक हमारे पास मॉनेटरी आइटम्स और दो सेटल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी हमारे पास नॉन मॉनेटरी आइटम अनसेटल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है ये? सबको क्लियर है? नोट कर लिया है कि नोट करना है आपने अभी? सेकंड वाले में क्या समझना है? कौन सा सेकंड वाला समझना है? तो रिपोर्टिंग डेट पे जो रेट होगा उसके ऊपर हम उसको सिंपल रीड ट्रांसलेट कर देंगे। अभी यही तो एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस की है कि ईयर एंड के ऊपर जो रेट था, वो रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर है, उस दिन जो रेट है उसके ऊपर रीड ट्रांसलेट कर देंगे। जो डिफरेंस होगा उसको गेन या लॉस पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ भी क्लियर है ये? हम चलते हैं नंबर सी, चौथा। नंबर सी पे हम डिस्कस करते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स। और ये वो हैं जो हमने कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किए। क्या किए हैं? कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें, आप अपने फिक्स एसेट्स जो हैं वो लेते हैं। आपने एक प्लांट जो है वो यूके में ख़रीदा हुआ है, आपने एक बिल्डिंग जो है यूके में ख़रीद ली है। उसकी बात हो रही है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने यूके में ली हुई है। अब आपके पास फिक्स एसेट्स हैं और आप इन फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर। इसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, कॉस्ट के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो भी किसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं? आप कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे हैं, इनकी बात हो रही है। इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल के ऊपर रिमेंबर, इनकी जो इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी, वो जो स्पॉट रेट होगा उसके ऊपर ही हम करेंगे। और इसकी जो रीट्रांसलेशन है वो हम नहीं करते। हम इनको किसके ऊपर रखते हैं? हमेशा स्पॉट रेट के ऊपर ही रखते हैं। इसलिए चूंकि हम इनको रखते ही स्पॉट रेट के ऊपर है,
तो इनका कोई भी एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस कुछ भी नहीं आता। नो एक्सचेंज गेन, नो एक्सचेंज लॉस, बिकॉज ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है, यही कॉस्ट रहेगी। इस कॉस्ट में कोई किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं आती। और नंबर डी जो है हमारे पास है कि यही हमारे पास नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, लेकिन आप इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी लें, हमारे पास एक बिल्डिंग है और हमने बिल्डिंग ली हुई है न्यूयॉर्क में, और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। हमने एक ऑफिस बनाया हुआ है यूके में एक बिल्डिंग ली है, उसको हम लेके चल रहे हैं री वैल्यूएशन मॉडल के ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इनको किसके ऊपर कैरी कर रहे हैं, आप इनको फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो कैरी कर रहे हैं। इनके ऊपर कैरी कर रहे हैं, फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो कैरी कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। जैसे इसमें आप क्या सकते हैं, आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, इनकी बात कर रहे हैं कि ये नॉन मॉनेटरी थी, लेकिन इसको आप रिकॉर्ड किसके ऊपर कर रहे हैं, आप इनको रिकॉर्ड जो है वो फेयर वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें भी याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट हमारा मर्ज होके आता है IFRS 9 के साथ। हम डिबेंचर्स लेंगे, हम लोन नोट्स लेंगे, हमने शेयर्स लिए हुए हैं, वहाँ पे पॉइंट मर्ज होके आता है। आप इसको इनिशियली जो रिकॉर्ड करते हैं, आप इसको इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे स्पॉट रेट के ऊपर। जब आपने ये डिबेंचर्स लिए, जब आपने ये बिल्डिंग ली, जब आपने एसेट लिए, आप इसको स्पॉट रेट के ऊपर लेके चलेंगे, इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर। लेकिन रिमेंबर, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप इनको फेयर वैल्यू के ऊपर लेके चल रहे हैं। आप IAS 40 पढ़ के आए हैं, IAS 40 में आपने फेयर वैल्यू मॉडल पढ़ा हुआ है, बताएं ज़रा। आप IAS 16 पढ़ के आए हैं, IAS 16 में आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा हुआ है। सर, जिस दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, या जब उसकी फेयर वैल्यू मेजर करेंगे, जिस डेट के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे, उस डेट के ऊपर जो भी हमारा एक्सचेंज रेट होगा, हम क्या करेंगे, हम उस एक्सचेंज रेट के साथ इसे क्या कर देंगे, हम इसको रीट्रांसलेट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसको रीट्रांसलेट जो है वो कर देंगे। क्या कर देंगे, रीट्रांसलेट जो है वो कर देंगे। जैसे मुझे बताएं, IAS 40 का जो गेन होता है वो किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो अगर हमने IAS 40 को रीवैल्यू फेयर वैल्यू पे लेके गए, उसका अगर गेन हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, तो एक्सचेंज रेट की वजह से जो गेन आएगा वो भी किसका पार्ट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। जिस डेट के ऊपर हमारे पास कोई IAS 16 की प्रॉपर्टी है, जिस डेट के ऊपर हमने उसका रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया, उस डेट के ऊपर जो एक्सचेंज रेट होगा, उस डेट के ऊपर जो एक्सचेंज रेट होगा, हम उसके ऊपर रीट्रांसलेट करेंगे, और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। अब बताएं, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो किस में जाता है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाता है। तो ये भी हम किस में लेके जाएंगे, ये भी हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे। तो रिमेंबर, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लाइन नीचे लिख देता हूँ, इफ, अगर फेयर वैल्यू चेंज, ये जो हमने नॉन मॉनेटरी एसेट लिए हैं, अगर ये जा रहा है गोज टू PL, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो है जो हमारा आएगा, वो भी कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा जी गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इफ फेयर वैल्यू चेंज goes to OCI, अगर अदर हेल्थ कंपनी में जाएगा, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा
वो भी कहाँ जाएगा हमारा, गोस टू ओसी आ जाएगा। सर ये इस पूरे चैप्टर का सबसे औखा पॉइंट था, ये हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे औखा पॉइंट था। अगर मैं सारी डिस्कशन को समराइज करने की बात करूं तो वो कुछ समरी हमारी इस तरह से बनेगी, इस तरह से हमारी समरी बनेगी क्या, कि जो हमारी मॉनेटरी आइटम्स है ना, जो हमने पहले पढ़ी हैं, वो क्या मॉनेटरी आइटम्स, ये होंगी हमारी हमेशा रीट्रांसलेट, बिकॉज हम अनसेटल्ड की बात करते हैं, सेटल्ड की बात नहीं करते। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो हमारी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, वो जिनको हमने कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया है, इसको रिमेंबर याद रखिएगा, नो रीट्रांसलेशन, इसकी हम कोई किसी किस्म की रीट्रांसलेशन नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स, इसको हम लेके चल रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। क्या करेंगे हम इसको लाजमी रीट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रीट्रांसलेट। अगर आपका फेयर वैल्यू जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपका फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो है वो ओसीआई का पार्ट बना है तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो भी किस में जाएगा, ओसीआई में ही जा रहा होगा। तो ये सारी कहानी है कि जो आपने याद रखनी है। दिस इज़ द मोस्ट टेक्निकल एरिया, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। जी जनाब। भाई ये आपकी जजमेंट है, आपको अगर वो कहता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो कहाँ जाएगी बताएं जरा। जब हम इंटेंजिबल्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। हाँ भी क्लियर है। भाई ये जज कहाँ करना है, डेट इज अंडरस्टूड। आप FR1 पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि अगर पीपी को रीवैल्यू करूंगा तो पीपी का गेन कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा। और अगर उसमें कोई एक्सचेंज रेट है तो वो भी कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा। ये जजमेंट थोड़ी है, पीछे तो आप लॉजिक्स पढ़ के आ चुके हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको आपने फेयर वैल्यू पे लेके गए हैं, उसका गेन कहाँ जाएगा, फेयर वैल्यू गेन विल बी अ पार्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उसके एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आया तो वो कहाँ रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जजमेंट नहीं है, लॉजिक से पीछे स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये नोट कर लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बॉट अ मशीन, हमने एक मशीन जो है वो खरीदी 10,000 डॉलर की। और हमारा ये मशीन ली हमने 1 जनवरी को। 1 USD जो है वो था 280 रुपये का। कितने का था जी, 280 रुपये का। ये पता नहीं क्या मसला है यार, इधर लिखा नहीं जाता। 1 USD वॉज 280 रुपीज़ हमने ली। अब हम इसको जब रिकॉर्ड करेंगे
यकम जनवरी को जब हम अपना मशीन का लेजर बनाएंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमने $10,000 की मशीन ली थी, उस दिन रेट जो है वो हमारा 280 रुपये का था। हम इसे कितने की रिकॉर्ड करेंगे? हम इसको 2.8 मिलियन 28 लाख रुपए की अपनी मशीन को जो है वो क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने मशीन ले ली है, ये मशीन हमारी चलनी ही कॉस्ट मॉडल के ऊपर है। 31 दिसंबर आई, हमारा डॉलर हो गया 300 रुपये का। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? द आंसर इज नो। क्यों भाई? नॉन मॉनेटरी आइटम में कॉस्ट पे रिकॉर्ड की हुई है, पीरियड पे जो मर्जी होता हो, इसका कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, इनकर हो गई है, अब उसका एक्सचेंज रेट के साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए हैं, ये अभी हम जाके पढ़ेंगे IFRS 9 में। हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है एक कंपनी में, और ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल $10,000 की। कितने की है हमने? $10,000 की इन्वेस्टमेंट की है। कब? यकम जनवरी। कब? यकम जनवरी। डन हो गया। और उस दिन हमारा एक्सचेंज रेट था 300, 1 US डॉलर इज इक्वल टू 300। हमने इतने की क्या की है? हमने इतने की इन्वेस्टमेंट जो है वो की है। अब देखें, हमारे पास आया 31 दिसंबर। हमारे पास क्या आया? हमारे पास 31 दिसंबर आया। हमारी इसकी वैल्यू चूंकि फेयर वैल्यू के ऊपर थी, ये 10,000 से बढ़ के हो गई है 11,000। तो कितने का गेन आया? $1,000 का गेन आया है। कितने का गेन आया हमारा? $1,000 का गेन आया है। अब हम देखेंगे, अब हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई ईयर एंड के ऊपर डॉलर कितने का है, वो हमें बता देगा जी। ईयर एंड के ऊपर डॉलर जो है वो 330 का है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर एंड के ऊपर एक तो वैल्यू बढ़ गई, हमने कहा ठीक है जी, वैल्यू बढ़ गई है 330। हम इस 330 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने का है? 11,000 वैल्यू हो गई है हमारी। 330 को मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 से, बताएं क्या जवाब आता है? क्या जवाब आता है? 36। 30,000। अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये है, जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी तब हमारी वैल्यू कितनी थी? 3 मिलियन की थी। अब 3 मिलियन से बड़े कितने की हो गई है? ये 36 की हो गई है। तो जो 630 का गेन आया है, इसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अभी 630 का गेन, एक गेन तो है वो हमारा एक्सचेंज रेट की वजह से आया है, एक जो है वो हमारा किसकी वजह से आया है? फेयर वैल्यू की वजह से आया है। उसको हम सेग्रीगेट करना सीखेंगे। बट ये जो गेन आया, ये किसका पार्ट बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। ये 6.36 का गेन जो है, इस 6.36 गेन में से कुछ गेन जो है वो हमारा एक्सचेंज रेट की वजह से है, और कुछ गेन जो है वो हमारा किसकी वजह से है? फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से है। उसको हम लिखेंगे। बट ये जो गेन आया है हमारा, ये कहाँ जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। आपको बेसिकली समझाना ये था कि भाई इस तरह से सारी हमारी बात चल रही होती है। तो ये टेबल था। ये टेबल और ये लाइनें जो लिखी हुई हैं, मैंने इनके ऊपर बहुत ही डिटेल डिस्कशन कर दी है कि अब आप ज़िंदगी में कभी भी एक्सचेंज रेट पढ़ रहे होंगे, आपको कभी कोई किसी किस्म का इशू जो है वो नहीं आएगा। इस डेट क्लियर? समझ लगी? अब हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो करेंगे।
स्टैंडर्ड हमारा ख़त्म हो गया, अब इसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। अब हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस कैसे है, किस तरह लेके चलेंगे, एवरेज रेट कब लगाना है, तो सारा कुछ जो है हम अपने कल डिस्कस करेंगे। तो टुमारो इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस डे, और 2-3 दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर हमारा जितनी इसकी डिस्कशन थी, लॉजिक सारे जो है वो मैंने आपको बड़ी तफसील में बता दी हैं। अब आपने इनके ऊपर ही स्टे रहना है, इनको आपने अच्छी तरह रिवाइज करके ना रूल्स को, खासतौर पर जो आज हमने डिस्कशन की है, ताकि आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का मसला जो है वो ना हो। भाई मैं रिकॉर्डिंग कैसे करवा सकता हूँ मुझे बताएं। जब हम हर क्लास लाइव कर रहे हैं तो ये भी लाइव ही करेंगे। नहीं, टेस्ट का बता दूंगा, टेस्ट कब होगा, इस सैटरडे तो नहीं होगा, ये कंफर्म मुझे पता है। जब तक हम प्रैक्टिस करके इसको वाइंड अप नहीं करेंगे, तब तक हम टेस्ट थोड़ी ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।